हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑगस्ट आईएएस। आज हम हैं फोर्थ लेक्चर में ऑफ विजन आईएएस पीटी 365 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन। हमारा टारगेट है टू गेट अराउंड 140 प्लस इन जीएस पेपर 1। सो स्ट्रेट अवे अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है चेंजेस इन बैंक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क। आरबीआई का एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप है, याद रखना कोई कमेटी वगैरह नहीं है, तो इसलिए इसका अभी नाम वगैरह जो है नहीं यूज हो सकता, ना ही पेपर में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। नॉर्मली अगर कमेटी हो और कमेटी का नाम हो तो हमें उसमें से भी क्वेश्चन एंटिसिपेट करना होता है दैट कि दिस पर्टिकुलर कमेटी वॉज सेटअप फॉर बैंकिंग लाइसेंसिंग एक्सेट्रा। तो इस तरीके से जो है इन डॉक्यूमेंट्स को देखा करो। एनीवेज, तो लाइसेंसिंग नॉर्म्स को चेंज करने की बात हो रही है। उससे पहले आपको एक फैक्ट बता देता हूं। जो बैंक का आपने सुना होगा, आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस दे दिया या ऑन टैप लाइसेंसिंग शुरू होने वाली है। तो जो बैंक का लाइसेंस है वो दिया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये याद रखना, बेसिक फैक्ट पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज अंडर आरबीआई एक्ट 1934 उसके अंदर बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इट इज अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप चेंजेस क्या सजेस्ट करे हैं इस इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने? सबसे पहली बात, लार्ज कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अंबानी हो गए या अडानी हो गए, या इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं जैसे बजाज, इनको अब आप बैंक के लाइसेंस देना शुरू कर दो। मतलब दे कैन बिकम प्रमोटर, दे कैन बिकम ओनर ऑफ द बैंक। तो ये एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है जो आरबीआई के इस ग्रुप ने दी है। ये पहले होता था हमारे यहाँ, नेशनलाइजेशन से पहले बहुत सारे जो बैंक थे, मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स दे वर ओन्ड बाय कॉर्पोरेट हाउसेस एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस। उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। देयर वर नंबर ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक फेलियर्स एक्सेट्रा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद हम लोगों ने नेशनलाइजेशन करा, फिर नेशनलाइजेशन के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, फिर हम दोबारा आए प्राइवेटाइजेशन की तरफ। अब हम वापस यू टर्न ले रहे हैं वेयर टुवर्ड्स कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो। देन उसके साथ ग्रुप ने ये बोला है कि जो एनबीएफसी हैं, जो बहुत बड़ी एनबीएफसी हैं एंड विच आर वेल रन, मतलब जिनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, उनके अगर एसेट्स 50,000 करोड़ से ज्यादा है तो दे कैन बी गिवन बैंक लाइसेंसेस। तो जो बड़ी एनबीएफसी है, जो वेल रन एनबीएफसी हैं, जिनके एसेट साइज 50,000 करोड़ से ऊपर है, उनको भी अब बैंक का लाइसेंस दिया जा सकता है। देन अदर चेंजेस, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स, ठीक है, तो यहां पे पेमेंट बैंक को कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में। दिस इज अगेन द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनल वर्किंग ग्रुप। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, ये याद रखना। साथ ही में ये बोला गया है कि जो बैंक की इन्वेस्टमेंट है इसी एंटिटी में, या तो नई एंटिटी हो या फिर एग्जिस्टिंग एंटिटी हो, मतलब कि आप जो है एक बैंक हो और आपने इन्वेस्ट करना है, आपके पास 100 करोड़ रुपीस है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस नई एंटिटी में या एग्जिस्टिंग एंटिटी में वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 20 करोड़ से ज्यादा, अगर 100 करोड़ है तो उसका 20% 20 करोड़, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनल वर्किंग ग्रुप। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद ये जो कुछ चीजें हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको समझा देता हूं, लेकिन ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी एक बार समझा देता हूं कि बैंकिंग लाइसेंस अगर दिया गया लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। पहला है रीकैपिटलाइजेशन। सी आपको टर्म समझा देता हूं, रीकैपिटलाइजेशन क्या होता है। सी व्हेन बैंक्स दे नीड कैपिटल, मतलब उनका जो है कैपिटल का उन्हें लॉस हुआ है, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट करा था वहां पे उन्हें लॉस हुआ, या उनका जो कैपिटल है वो कम पड़ रहा है, उनके पास पैसा कम पड़ रहा है, तो उनका जो प्रमोटर है या जो ओनर है वो दोबारा उसमें कैपिटल इन्फ्यूज करेगा, दोबारा कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा। इसे हम बोलते हैं रीकैपिटलाइजेशन। अब आप मान के चलिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे अभी यस बैंक है,
अब यस बैंक के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हुए थे, हालांकि उनके पास लाइसेंस है, लेकिन अभी उनके अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि अभी उसके जो एसेट है और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन अगर यस बैंक को एक लार्ज कॉर्पोरेट हाउस को दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल बीच में ये सुनने में आया था कि जो कोटक ग्रुप है, कोटक ग्रुप इंटरेस्टेड है यस बैंक खरीदने में, तो अगर कोटक ग्रुप को यस बैंक दे दिया जाता है तो रिकैपिटलाइजेशन में जो यस बैंक को पैसे की जरूरत है, क्योंकि बैंक क्या करेगा, जब पैसा होगा तो ही तो पैसा बनाएगा, लोन देगा, इंटरेस्ट कमाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो अगर कोटक ग्रुप को दे दिया जाए तो इसकी रिकैपिटलाइजेशन में हेल्प होगी। देन री एंट्री ऑफ इंडिया इंक्लूसिव, ये तो बेसिक है, मतलब इसके बाद क्रिएट कंपटीशन, ये सिंपल सी बात है कि जब बहुत सारे लाइसेंसेस ग्रांट कर दिए जाएंगे, देन अडानी, अंबानी, बजाज एक्सेट्रा, इन सब के पास जो है अपने एक वो बैंक होंगे, तो ऑटोमेटिकली सेम ही कस्टमर बेस है, सेम ही साइज है इंडियन इकोनॉमी का, तो ये लोग फाइट करेंगे कस्टमर बेस के लिए, ये लोग फाइट करेंगे जो है डिपॉजिटर बेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन होगा, इनएफिशिएंसी रिड्यूस होगी, प्रोफेशनलिज्म आएगा एक्सेट्रा, तो ये बेहतर होगा। साथ ही में जब बहुत सारे बैंक हो जाएंगे तो डाइवर्सिफाई हो जाएगी बैंकिंग ऑप्शन फॉर डिपॉजिटर। फॉर एग्जांपल अभी लिमिटेड चॉइसेस हैं, आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर देख लो, जैसे टेलीकॉम है, टेलीकॉम के अंदर जो है अभी एयरटेल है, जियो है और वोडाफोन जो है वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, तो इंडस्ट्री के अंदर अगर और कंपटीशन आएगा तो ज़्यादा चॉइसेस हो जाएंगी। सिमिलरली अगर बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर और कॉरपोरेट्स की, इंडस्ट्रियल हाउसेस की एंट्री होती है, देन ऑटोमेटिकली डिपॉजिटर के पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, जो ज़्यादा इंटरेस्ट देगा सेविंग्स अकाउंट पे, जो ज़्यादा इंटरेस्ट देगा फिक्स डिपॉजिट पे, वहाँ वो अपना पैसा डिपॉजिट कर देंगे, या जो सस्ते में लोन देगा वहाँ से लोन ले लेंगे। तो ये इंडस्ट्री की एफिशिएंसी के लिए भी अच्छा है और डिपॉजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा। देन चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टेड लेंडिंग, ये एक इन्फोग्राफिक दिया हुआ है, उसके थ्रू समझाऊंगा। ये बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अंबानी का बैंक है, अंबानी का बैंक जो है वो बजाज के कॉर्पोरेट को लोन दे देगा, बजाज का बैंक है वो जो है किसी और को लोन दे देगा, वहाँ से मान लो कि माल्या का बैंक था और माल्या के बैंक जो है बोल देगा ठीक है आप अंबानी के जो कॉर्पोरेट है उसको लोन दो, तो आपस में कनेक्टेड लेंडिंग हो जाएगी, सर्कुलर लेंडिंग हो जाएगी, वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये पहले होता था हमारे यहाँ प्री इंडिपेंडेंस जो है, जो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते थे, और जो इंडिपेंडेंस के बाद भी जो एक बोल सकते थे कि आप एक कार्टेल की तरह ऑपरेट करते थे या एक क्लोज ग्रुप की तरह ऑपरेट करते थे, कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्रियल हाउसेस आपस में एक दूसरे को लोन देते थे, तो वो प्रॉब्लम दोबारा देखने को मिल सकती है। एनीवेज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये तो मुद्दा रहेगा ही रहेगा अगर ढंग से रेगुलेट नहीं करा तो, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने जो है एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हाउस को आपने लोन दे दिया, लेकिन उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट होंगे, उनको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, और वो जो बोर्ड होता है बैंक का उसके अंदर भी अपने बंदे ही बिठाने पसंद करेंगे, क्योंकि जब वो ओनर है तो ऑब्वियसली ओनर अपने ही बंदों को जो है नॉमिनेट करेगा बोर्ड में, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आ सकते हैं। देन आगे चलते हैं, बैंकिंग लाइसेंस फॉर एनबीएफसी, तो यहाँ पे एक जो टेक्निकल चीज है वो थोड़ा समझाए तो आपको, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच इशू, ये IL&FS के एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एसेट लाइबिलिटी, एनबीएफसी हो चाहे बैंक हो, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, किसी की भी लाइबिलिटी क्या होती है, जो मुझे चुकाना है, जो मैंने मार्केट से लिया हुआ है वो मुझे वापस करना है, वो मेरी लाइबिलिटी है। एसेट क्या है, जो मुझे कमा के देगा, जो मुझे आगे जाके रिटर्न जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे जो इशू था IL&FS में या NBFC सेक्टर के अंदर जो इशू है वो ये है कि ये जो लोन देते हैं ये देते हैं लॉन्ग टर्म, मान लो 5 साल के लिए, लेकिन जो इनकी लाइबिलिटी है, मतलब ये जहां से लोन लेके आते हैं, जहां से ये बोरोइंग करते हैं, वो होता है शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जांपल कमर्शियल पेपर, ये आपके लेस देन 1 ईयर का होता है, तो यहाँ पे एक मिसमैच हो जाता है। आपको याद हो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था रोल ओवर रिस्क, ठीक है। रोल ओवर रिस्क में क्या है, आपने लोन लिया, अब वो फॉर एग्जांपल मैंने कमर्शियल पेपर के थ्रू बोरो करा मार्केट में, तब 6% पे था, मैंने इसमें दे दिया 10% के अंदर लोन, लॉन्ग टर्म लोन दे दिया मैंने 10% के अंदर। अब यहाँ पे कमर्शियल पेपर मुझे मिला सिर्फ 6 महीने के लिए, उसके बाद मैं 6 महीने के लिए फिर बोरो करूंगा, फिर 6 महीने के लिए बोरो करूंगा, करता चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे 5 साल के बाद मुझे रिटर्न आएगा इस पर्टिकुलर
लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से। तो ये मिसमैच होता है एनबीएफसीज में, क्योंकि ये जो बोरो करते हैं बहुत शॉर्ट टर्म करते हैं, लेकिन ये जो लेंड करते हैं लॉन्ग टर्म करते हैं। तो इसकी वजह से रोल ओवर रिस्क वगैरह जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो लाइबिलिटी मेरी है हर 6 महीने में, और लेकिन जो मुझे पैसा आना है मार्केट से, जिसको मैंने पैसा दिया है, वो मुझे लौटाएगा 5 साल के बाद। तो ये एसेट लाइबिलिटी मिसमैच है। लेकिन अगर इनको बैंक का लाइसेंस मिल जाता है तो ये मिसमैच रिजॉल्व हो सकता है। वाई? बिकॉज सी, जब बैंक में जाओगे तो जब ये बैंक बन जाएंगे तो यहाँ पे लोग सेविंग्स अकाउंट खुलवाएंगे, यहाँ पे लोग रिकरिंग डिपॉजिट करेंगे, यहाँ पे लोग फिक्स डिपॉजिट करेंगे, टाइम डिपॉजिट करेंगे एक्सेट्रा। तो इनके पास रिलेटिवली थोड़ा लॉन्ग टर्म डिपॉजिट आ जाएगा, तो उसको ये लेंड करेंगे। तो इनका जो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच है, मतलब मुझे लोन चुकाना है 6 महीने के अंदर, लेकिन जहां जो इसने मेरा लोन चुकाना है वो चुकाएगा 5 साल के अंदर। तो ये जो मिसमैच है ये कम हो जाएगा। तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एनबीएफसी। देन इंक्रीज एक्सेस टू डिपॉजिट। सिंपल सी बात है कि जब एनबीएफसी होता है, आप में से और मुझ में से कितने लोग हैं जो एनबीएफसी जाके पैसे जमा कराते हैं? नहीं कराते, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। लेकिन अगर बैंक बन जाएंगे तो हमें पता है कि इनके ऊपर ज्यादा रेगुलेशन भी होगी आरबीआई की, बेटर ओवरसाइट, क्योंकि आरबीआई की जो है लाइट टच रेगुलेशन रहती है एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर। और एनबीएफसी सेक्टर में एकलौता आरबीआई रेगुलेटर नहीं है। जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं एनबीएफसी, वो आते हैं आपके सेबी के अंदर, कुछ आते हैं हाउसिंग बैंक के अंदर, कुछ किसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बेटर रेगुलेशन हो जाएगी, सारे के सारे जो है आरबीआई के अंडर आ जाएंगे, और वो अपनी जो पावरफुल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इंप्लीमेंट कर सकेंगे एनबीएफसीज के ऊपर। तो यहाँ पे डिपॉजिट आना शुरू हो जाएंगे एनबीएफसीज के ऊपर। अब चैलेंजेस क्या है? एसोसिएटेड कॉस्ट। वो तो सिंपल सी बात है, एनबीएफसी को रन करना, उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट वो बहुत सिंपल है। लेकिन जब आप बैंक को चलाओगे और बैंक के जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं वो ज़्यादा होंगे। देन रिलक्टेंस ऑफ एनबीएफसी, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो अभी आप फॉलो नहीं कर रहे हो, जिनसे आप दूर हो, क्योंकि इसे हम लाइट टच रेगुलेशन बोलते हैं। लेकिन जब आप बैंक बन जाओगे तो आरबीआई के ईच एंड एवरी रूल एंड रेगुलेशन विल बी इंप्लीमेंटेड अपॉन यू। तो ऑटोमेटिकली एनबीएफसी क्या चाहेंगे, नहीं अभी थोड़ा जो है हम पहले थोड़ा ग्रो कर लें, उसके बाद जो है बाद में जाके लाइसेंस ले लेंगे, क्योंकि अभी रेगुलेशन के लिए आई एम नॉट रेडी। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एनबीएफसी इन रीसेंट पार्ट, ये बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल दीवान हाउसिंग एक कंपनी थी, दीवान हाउसिंग के अंदर जो है स्कैम हो गया, ठीक है। आईएलएनएफएस एक एनबीएफसी थी, उसके अंदर एक स्कैम हो गया। तो बहुत सारी एनबीएफसी है जिनकी आप बोल सकते हैं परफॉर्मेंस एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स नहीं है, उनके जो इन्वेस्टर है उनको लॉस हुआ है। जब मुझे पता है ये लोग ढंग से काम नहीं करते हैं, देयर कुड बी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, आई कुड लूज माई मनी, देन वाई वुड आई डिपॉजिट। तो ये चैलेंजेस रहेंगे जब एनबीएफसी को लाइसेंस मिलेगा। अब आपको समझाएं तो सिंपल कनेक्टेड लेंडिंग क्या होती है तरीके से। सी, मान लो ये है अंबानी की कंपनी, ठीक है, ये है अंबानी का एसोसिएटेड बैंक, मतलब अंबानी ने लाइसेंस लिया और ये अंबानी का बैंक है। देन ये है बजाज की कंपनी, ये बजाज का बैंक है, ये है बजाज की कंपनी। देन उसके बाद है आपका ये एक सी बैंक है और ये है सी कंपनी। तो यहाँ पे अंबानी अपने बैंक से बोलेगा भाई तुम बजाज को लोन दे दो, बजाज वाला अपने बैंक को बोलेगा आप जो है सी वाली कंपनी को लोन दे दो, सी वाली कंपनी अपने बैंक को बोलेगा कि आप अंबानी को लोन दे दो। तो देख रहे हो आप, पैसा यहां पे जा रहा है, फिर पैसा यहां पे जा रहा है, और फिर पैसा यहां पे जा रहा है। तो ये एक सर्कुलर लेंडिंग टाइप बन गया, पैसा इन 3 प्लेयर्स के अंदर ही घूमे जा रहा है। तो बाकी के जो नीडी सेक्शंस हैं, प्रायोरिटी सेक्टर है, उनको पैसा हो सकता है ना मिले। तो जो अभी भी अंडर सर्व्ड है या जो अनसर्व्ड है सेक्शंस, वो शायद वैसे ही रह जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के जो गोल है वो शायद पूरा ना हो पाए। तो दिस इज द कंसर्न है दैट देयर माइट बी कनेक्टेड लेंडिंग। तो इसके बारे में आरबीआई को कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है। ईज एक रिफॉर्म एजेंडा लेके आई थी गवर्नमेंट 2018 के अंदर, एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स, कन्वीनियंस ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर एट देयर डोर स्टेप। मतलब कि यहां पे बात हो रही है लास्ट माइल डिलीवरी की। पहले आपको ईज के बारे में समझा देता हूं। ईज के जो है मेन ये 6 थीम्स हैं इस ईज इंडेक्स के अंदर। इनके अंदर अपने
120 डिफरेंट 120 क्राइटेरिया हैं। इन क्राइटेरिया पे बेस्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिफॉर्म करना है। ध्यान रखना, ये जो ईज स्कीम है ये इशू हुई थी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, तो यहां पे प्राइवेट सेक्टर में कंफ्यूज मत हो जाना। ईज एजेंडा वाज फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो जो 120 इंडेक्सेस हैं, 120 क्राइटेरिया है, उसके बेस पे आपको रिफॉर्म करना है अपने पब्लिक सेक्टर बैंक को। अब इससे होगा क्या, यू विल इंस्टीट्यूशनलाइज क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग। सो ईज से क्या होगा, देयर विल बी रिफॉर्म इन द पब्लिक सेक्टर बैंक, देयर विल बी क्लीन बैंकिंग, देयर विल बी स्मार्ट बैंकिंग। क्लीन मतलब कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, ठीक है। और आपकी क्या होगा स्मार्ट बैंकिंग वगैरह में, जैसे पीएसबी ऑन उद्यमी मित्र। उद्यमी मित्र बताया था आपको, ये एक सिडबी बैंक है हमारा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इसकी एक वेबसाइट है, इसकी एक पोर्टल है, आईटी इंफ्रा है, जिसके थ्रू दे टेक केयर ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ एमएसएमई। तो ये बेसिक याद रखना, उद्यमी मित्रा भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। वहां पे जाके जो है ये एमएसएमई की क्रेडिट नीड्स को, फाइनेंशियल इंक्लूजन की नीड्स को जो है फुलफिल करेंगे। तो ये बेसिक जो एक फैक्ट ये याद रखना है हमने। दूसरा यहाँ पे ये याद रखना है कि ईज जो है वो पीएसबी के लिए है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए है, और इट विल लीड टू क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये बेसिकली कह रहे हैं लास्ट माइल डिलीवरी, मतलब डोर स्टेप डिलीवरी जो है, कस्टमर्स एट देयर डोर स्टेप, मतलब लास्ट माइल डिलीवरी। वो होगी कैसे, आपको कोई भी सर्विस वगैरह चाहिए वो बिल्कुल आपको घर बैठे बिठाए मिल जाएगी। हाउ दैट विल बी हैपनिंग, थ्रू कॉल सेंटर, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप। आप सभी को पता है आजकल सभी के ऐप आ गए हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको लास्ट माइल डिलीवरी मिल जाएगी सर्विसेज की। अब जो ईज का रिफॉर्म इंडेक्स है जो मैंने आपको बताया, ये 6 थीम है, इसके अंदर 120 प्लस क्राइटेरिया हैं। इससे क्या होता है, मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच पीएसबी ऑन 120 प्लस ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपने आप में एक इंडेक्स है, इसके ऊपर बेस पीएसबी अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकता है। वो ये देख सकता है कि बाकी के पीएसबी से कंपेयर करके वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये ओवरऑल रिफॉर्म जो है लेके आएगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर। अब बात करते हैं आपके बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 पास करा है। इसके अंदर आरबीआई को पावर दी गई है ओवर कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के, प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एम्पावर द आरबीआई टू रेगुलेट द बैंकिंग एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये बेसिक चीज याद रखनी है दो, पहला प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, दूसरा रेगुलेट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई को पावर दी गई है इस बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के थ्रू। अब आगे चलते हैं, बेसिक समझ लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या है। ये फाइनेंशियल एंटिटी है ऑन कोऑपरेटिव बेसिस, कस्टमर्स आर ऑल्सो द ओनर। तो यहाँ पे आपको ये बेसिक चीज तो पता चल गई होगी कि कोऑपरेटिव बैंक्स दे डू नॉट वर्क ऑन प्रॉफिट मोटिव। ये काम करते हैं, ये ऑपरेट करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल हेल्प। मतलब कि जैसे आपने, मैंने, हम 15, 20, 50, 100 लोगों ने मिलकर जो है साथ में आए, अपने फंड्स को इकट्ठा करा और हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल दी और हम एक दूसरे को लेंड करेंगे इसके अंदर जरूरत के हिसाब से, प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं है, और हम ही इसके कस्टमर हैं, हम ही इसके ओनर हैं। तो ये होता है एक कोऑपरेटिव बैंक। ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से डिफरेंट होता है। देन अब इनको हम अर्बन या रूरल इसमें जो है सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाएंगी चीजें, याद रखना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो यहां थोड़ा यू हैव टू पे अटेंशन। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे आर रजिस्टर्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये चीज याद रखना, जो अर्बन कोऑपरेटिव, अर्बन रूरल नहीं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो रजिस्टर होती हैं एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू प्रोविजन ऑफ इधर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, या तो ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर जो है रजिस्टर होंगे, या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। मल्टी स्टेट में तब ये लोग रजिस्टर करते हैं अपने आप को जब ये मल्टीपल स्टेट के अंदर ऑपरेट करते हैं। अगर एक सिंगल स्टेट के अंदर, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये जो है सिर्फ सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो महाराष्ट्र का एक्ट होगा उसके अंदर जो है अपने आप को
रजिस्टर करेंगे। लेकिन अगर ये महाराष्ट्र में भी ऑपरेट कर रहे हैं, कर्नाटका में भी कर रहे हैं, आंध्रा में भी कर रहे हैं, तो देन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। अब दूसरी चीज, रेगुलेशन जो है वो भी इसकी जो है एक मेज की तरह है, इसीलिए इसके अंदर प्रॉब्लम भी हुई थी। इसके अंदर जो है मल्टीपल पार्टीज, मल्टीपल रेगुलेटर्स इन्वॉल्व हैं। आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूं। आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो अगर आप, तो आपकी जो रेगुलेशन है इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आपको रेगुलेट कर रहा है। देन उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो भी आपको रेगुलेट कर रही हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम हियर, दैट ओवर रेगुलेशन है, बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन जो स्मॉलर कोऑपरेटिव बैंक है, यहां तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में सिर्फ बड़ों की बात कर रहा हूं, जो स्मॉलर कोऑपरेटिव बैंक है वहां पे नाबार्ड भी आ जाएगा बीच में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो जो छोटे कोऑपरेटिव बैंक है वहां पे नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। जो बड़े बैंक हैं वहां पे आरबीआई और आपका सेंटर और स्टेट जो उनसी भी एजेंसी एप्लीकेबल है वो रेगुलेट कर रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है। देन रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यहां तो हम बात कर रहे हैं आपकी बैंकिंग एक्टिविटी की, लेकिन रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जो बेसिक आपकी जो बोलते हैं ऑपरेटिंग चीजें होती हैं, उनके लिए यहां पे नए जो है सुपरवाइजर आएंगे। वो कौन होगा? आपके रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर एक ही स्टेट के अंदर है, ऑपरेटिंग इन सिंगल स्टेट, अगर सिंगल स्टेट के अंदर ऑपरेट कर रहा है तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये रेगुलेट करेंगे। देन अगर मल्टीपल स्टेट में ऑपरेट कर रही है देन सेंट्रल आरसीएस इन केस ऑफ एन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विच इज ऑपरेटिंग इन मल्टीपल स्टेट। तो आपको एक दोबारा एक रीकैप की तरह समझाता हूं इसको। अगर तो बड़ा यूसीबी है, बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, तो एक तरफ आरबीआई रेगुलेट कर रहा है या फिर कंसर्न्ड स्टेट या सेंटर रेगुलेट कर रहा है। अगर छोटा कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, देन इट विल बी डन बाय नाबार्ड एंड द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां तो हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, अब आ जाते हैं हम मैनेजमेंट वगैरह के ऊपर। अगर बैंक है और एक ही स्टेट में ऑपरेट कर रहा है तो रजिस्ट्रार आरसीएस, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रेगुलेट करेगा। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेट में ऑपरेट कर रहा है देन द मैनेजमेंट विल बी डन बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार इन केस ऑफ मल्टी स्टेट यूसीबी। तो ये थोड़ा एक मेज की तरह है, इसका थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये काफी टाइम से न्यूज में है। अब एक्ट के अंदर प्रोविजन क्या है? एक्ट विल रिप्लेस द बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस, ये हमारे काम का नहीं है। इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी बाय कोऑपरेटिव बैंक्स, अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो अगर मैं एक कोऑपरेटिव बैंक हूं, मुझे किसी को सिक्योरिटी या शेयर, होता है ना कई बार आपने जो है नया कैपिटल रेज कर रहे हो तो आप बोलते हो यार मैं शेयर देता हूं आपको अपनी कंपनी के। तो यहाँ पे अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अपने शेयर इशू कर रहा है किसी नए कस्टमर को, तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बेसिक चीज याद रखना। पावर टू एग्जेम्प्ट, कोई इस एक्ट के कोई प्रोविजन है उससे मुझे अगर जो है एग्जेम्प्ट करना है यूसीबी को, तो देन आई कैन डू दैट। मैं आरबीआई हूं और आप एक यूसीबी हो, मुझे एक्ट कोई प्रोविजन है जो आप कह रहे हो कि सर ये मैं अभी पूरे नहीं कर पाऊंगा, या मुझे लगता है कि अभी ये ज़्यादा बर्डन हो जाएगा क्योंकि ये भी छोटा बैंक है, तो मैं आज चाहूँ तो मैं आपको एग्जेम्प्ट कर सकता हूँ कि ठीक है आप पे ये वाले प्रोविजन लागू नहीं होंगे। देन सुपरसेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बहुत बार हुआ है इंडिया में भी। पीछे IL&FS जो NBFC थी उसके भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्लेस करके नए नॉमिनी बिठाए थे क्योंकि वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे। सिमिलरली आरबीआई को यहाँ पावर मिल रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो उनके डे टू डे एक्टिविटीज को जो है ओवरसी करते हैं, डिसीजन मेकिंग यहाँ होती है। तो यहाँ पे सुपरसीड कर सकता है आरबीआई। अगर आरबीआई को लगता है कि ये बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है, देयर इज मिसमैनेजमेंट, देयर इज माल एडमिनिस्ट्रेशन और देयर इज इशू ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन आरबीआई कैन सुपरसीड। सुपरसीड मतलब इनको हटा दिया और नए नॉमिनी बिठा दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बेसिक चीज हमने याद रखनी है। देन इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड, कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ स्टेट, क्या हो गया? विल सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन कंसल्टेशन विद कंसर्न स्टेट। अब यहाँ पे वही मुद्दा आ गया जो पिछली स्लाइड में देखा था हमने
कि अगर तो मल्टी स्टेट में है और स्ट्रेट अवे आरबीआई के अंडर आ रहा है या सेंटर के अंदर आ रहा है तो आरबीआई जो है सुपरसीड कर जाएगा बोर्ड को। लेकिन अगर सिंगल स्टेट में ऑपरेट करता है और रजिस्टर्ड है विथ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ अ स्टेट, देन जो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ कंसल्टेशन करके फिर ही सुपरसीड करोगे बोर्ड को। मतलब कि एक तो है 3-4 स्टेट में है, वहां पे आरबीआई रेगुलेट कर रहा है तो आरबीआई सीधा उसको सुपरसीड कर जाएगा, बोर्ड को अपने नॉमिनी बिठा देगा। लेकिन अगर एक ही सिंगल, मान लो हरियाणा का कोई जो है कोऑपरेटिव बैंक है, वहां पे कोई इश्यू हो गया तो आरबीआई को हरियाणा सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद जो है सुपरसीड करा जाएगा बोर्ड को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक्ट अलाउज द सेंट्रल बैंक, आरबीआई क्या कर सकता है, रिकंस्ट्रक्शन और एमालगमेशन। एमालगमेशन का मतलब समझा देता हूं। एमालगमेशन का होता है कंपनी ए थी, कंपनी बी थी, दोनों को हमने एक तरीके से मर्ज कर दिया और अब जो नया बैंक है वो होगा सी। तो जो एग्जिस्टिंग एंटिटी थी दे विल सीज टू लीगली एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी अब। दैट इज व्हाट इज नोन एज एमालगमेशन। तो यहां पे आरबीआई के पास पावर होगी टू इनिशिएट अ स्कीम फॉर रिकंस्ट्रक्शन और एमालगमेशन ऑफ दीज बैंक्स। द सेंट्रल बैंक इम्पोजेज मोराटोरियम। मोराटोरियम का मतलब आपको समझा देता हूं। मोराटोरियम के अंदर क्या होता है कि आरबीआई एक रेगुलेशन लगा देगा कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर कि आप अब कोई नया लोन वगैरह नहीं दोगे तो मुझसे पूछ के दोगे। See, moratorium for bank, lender cannot grant any loan or make any investment in any credit instrument during moratorium tenure। ये बेसिक चीज हमने याद रखनी है। आरबीआई उन्हें मोराटोरियम के अंदर प्लेस कर सकता है और मोराटोरियम के अंदर अगर इनको कोई लोन देना है तो वो उस पर रोक लग जाती है। दैट इज द होल पर्पज ऑफ मोराटोरियम। देन अब आपने देखा होगा पीटी में जो है कभी कभार सवाल आते हैं ऑल, मस्ट, एक्सेट्रा। तो आपको देखा होगा कभी टेस्ट सीरीज वाले कहते हैं कि ऑल हो तो कभी कभार जो है स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको जो है रिजेक्ट कर दिया करो, मतलब उसको मान लिया करो कि ये स्टेटमेंट झूठी है। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमेशा एक्सेप्शन तो होंगे। तो एक्ट के बाहर भी कुछ अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज रह गई हैं जो इस एक्ट के अंदर नहीं आती। तो अगर क्वेश्चन आए दैट दिस पर्टिकुलर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 is applicable to all the cooperative societies or cooperative banks in India, then the statement will be wrong because यहाँ पे जो पैक्स है, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक है, ये जो सारे बाकी के रह गए हैं ये अभी भी इसके एम्बिट के बाहर है। तो ये बेसिक चीज हमने याद रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आरबीआई ने आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ये बहुत टाइम से न्यूज में है तो इसको जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसको देख लेना अच्छे से। एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये लैफ क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, कॉल और नोटिस मनी मार्केट क्या होता है, ये मैं आपको टूवर्ड्स एंड समझाऊंगा। अब थोड़ा जो है समझ लेते हैं हम। बेसिकली आरआरबी क्या होते हैं। आरआरबी क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड, रीजनली बेस्ड, रूरल ओरिएंटेड। बेसिकली ये इनके 3 ओनर होते हैं, सेंटर, आपका स्टेट और एक स्पॉन्सरिंग बैंक। सेंटर जो है आपका रखेगा इसमें 50% ओनरशिप, देन स्टेट गवर्नमेंट जो है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी होगी 15% और जो स्पॉन्सरिंग बैंक है वो 35% इसका ओनर होगा। इसीलिए इन्हें जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड बोला जाता है। अब ये नाम में ही इसके जो है छुपा हुआ है कि ये रीजनल होते हैं और रूरल होते हैं। इनका जो फोकस है वो रूरल है, मतलब रूरल इकोनॉमी के अंदर इनको दे हैव टू फैसिलिटेट क्रेडिट ऑफ टेक, they have to facilitate growth, employment generation, etc. एक बार देख लेते हैं इसको। प्रपोर्शन ऑफ 50-35, 50-15, 35। मैंडेट क्या है इनका, क्रेडिट नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। अब ये चीज याद रखना कि अगर पीटी में सवाल आ जाए कि आरआरबी ओनली कैटर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो द आंसर विल बी नो, क्योंकि ये पूरी होलिस्टिकली पूरे रूरल इकोनॉमी की नीड्स का ध्यान रखते हैं। दैट इज आपका ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री जो रूरल एरिया में है, चाहे स्मॉल टाइम ही क्यों ना हो, चाहे माइक्रो एंटरप्राइज ही क्यों ना हो, उसमें ये लोग डील करते हैं, उनको ये लोग लोन देते हैं। तो ये बेसिक तरीके से हमें इसको देखना है। देन रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस। सिंपल सी बात है कि अगर किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ इंडस्ट्री को क्रेडिट नहीं मिलेगा। मनी लेंडर के पास जाएंगे वो लोग, वहाँ
50%, 100%, पता नहीं कितने में लोन लेके आएंगे और डेट ट्रैप में चले जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे रीजनल रूरल बैंक है तो देयर विल बी ग्रोथ, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक क्या करेंगे, जो लोकल लेवल की सेविंग्स है उनको मोबिलाइज करेंगे। भाई मैं इस गांव में रहता हूँ लेकिन यहाँ कोई बैंक नहीं है, तो मेरा पैसा पड़ा है घर के अंदर, बहुत दूर डिस्ट्रिक्ट में बैंक है, वहाँ मैं जाना चाहता नहीं कि रोज रोज चक्कर काटने कौन जाएगा। लेकिन अगर रीजनल रूरल बैंक खोल दिया तो मैं यहाँ पे अपने पैसे डाल दूंगा, मुझे इंटरेस्ट भी आता रहेगा, पैसा भी सेफ पड़ा है। अब ये जो पैसा है, कोई और एंटरप्रेन्योर था, उसको आइडिया था, उन्होंने कोई नया जो है शॉप डाला है या XYZ कोई भी ई रिक्शा वगैरह या XYZ जो भी कुछ डाला है बिजनेस, वो उसके लिए उसे लोन मिल जाएगा। तो क्या होगा, रूरल सेविंग जो है वो मोबिलाइज हो गई रूरल इकोनॉमी के लिए, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट हो जाएगी, साथ में वो जो बंदे ने काम खोला है वो किसी को जॉब भी देगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो दैट इज द होल पर्पस ऑफ रीजनल रूरल बैंक, लोकल इकोनॉमी को ही स्टिमुलेट करना है। देन रिस्ट्रिक्ट द आउटफ्लो ऑफ रूरल डिपॉजिट टू रिस्ट्रिक्ट द आउटफ्लो ऑफ रूरल डिपॉजिट टू अर्बन एरिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि मेरे पास पैसे हैं, मैं रूरल एरिया में रहता हूँ, लेकिन यहाँ कोई बैंक नहीं है, मेरे को लग रहा है यार घर पे कोई चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैं जाके दूर जाके मैंने बस पकड़ी और जो डिस्ट्रिक्ट है, जो अर्बन एरिया है, वहाँ पर जाके जमा कराया। लेकिन अब वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, अर्बन एरिया की ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर रीजनल रूरल बैंक है तो मैं यहीं पैसा जमा कराऊंगा, तो ये फंड जो है, जो अवेलेबल है रूरल इकोनॉमी में, ये यहीं रुक जाएगा, यहीं पे ये एंटरप्रेन्योरशिप को स्टिमुलेट करेगा, यहीं पे ये एम्प्लॉयमेंट को स्टिमुलेट करेगा। तो दैट इज द पर्पस ऑफ रीजनल रूरल बैंक। अब एक चीज जो है यहाँ पे ये देख लेना आप, जो फैक्ट है वो ये है कि दीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक। ठीक है, RRBs आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक एंड सुपरवाइज बाय नबार्ड। तो ये बेसिक चीज याद रख लेना कि सुपरविजन जब आएगी तो नबार्ड आएगा, आंसर विल बी नबार्ड। बट अगर रेगुलेशन वर्ड यूज करा गया है तो देन इट विल बी RBI। बेसिकली होता क्या है, ओवरऑल रेगुलेशन RBI की होती है, लेकिन वो डेलीगेट कर देते हैं कि आप जो है नबार्ड, आपको जो है सुपरवाइज कर लेना, आप देख लेना इनकी डे टू डे जो भी इश्यूज हैं, जो भी जो है अगर कोई क्राइसिस वगैरह है वो आप देख लेना। कुछ अगर बड़ा हो तो ऑब्वियसली RBI विल बी देयर। दीज आर एस्टैब्लिश्ड अंडर रूरल बैंक्स एक्ट, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976। ये नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप था, एक नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप था, उसकी रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश हुए थे। ये बेसिक फैक्ट हमें पता होना चाहिए दैट नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन पे ये लोग एस्टैब्लिश हुए, फिर इनके लिए एक्ट पास हुआ एंड द रेगुलेटर इज RBI एंड सुपरविजन इज बाय नबार्ड। तो ये बेसिक चीज हमें पता होना चाहिए। ओनरशिप स्ट्रक्चर में बता चुका हूं आपको दैट सेंटर भी ओन करेगा इनको, स्टेट भी ओन करेगा, और स्पॉन्सरिंग बैंक जो है वो भी ओन करेगा। अब बात करते हैं आपके, यहाँ पे दिया ही हुआ है रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप, ठीक है, एंड आफ्टर द लेजिस्लेशन ऑफ RRB एक्ट। अब इनकी प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट फाइनेंस, यहाँ पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इसीलिए जो है RBI ने इनको अलाउ करा है कि हाँ भाई पैसा चाहिए तो यहाँ से ले लेना। इनके पास इनएडिक्वेट फाइनेंस है, इनके पास अपना काम चलाने के लिए पैसा नहीं है, रूरल इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब मैं आपको ये ओवरव्यू दे देता हूँ लैफ का, MSF का और कॉल नोटिस मनी मार्केट का। सी, ये है RBI और आपका है एक बैंक, ठीक है। जब बैंक को पैसा चाहिए हो, RBI उसे पैसा देगा, तो वो देगा रेपो के अंदर, ठीक है। तो जब रेपो ट्रांजैक्शन होगी देन RBI विल बी लेंडिंग मनी टू द बैंक। जब RBI को पैसा चाहिए हो तो बैंक विल बी लेंडिंग मनी एंड दिस विल बी डन अंडर रिवर्स रेपो। और इन दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई सिक्योरिटी एज स्पेसिफाइड बाय RBI वो गिरवी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर मैं SBI हूं, मुझे पैसे चाहिए, या मैं रीजनल रूरल बैंक हूं, मुझे पैसे चाहिए, मैं RBI के पास, मान लो मुझे 100 करोड़ चाहिए, मैं 100 करोड़ की सिक्योरिटी उठाऊंगा, RBI के पास जाऊंगा, सिक्योरिटी गिरवी रखूंगा और RBI मुझे 100 करोड़ रुपए दे देगा। फिर उसके बाद मान लो मैंने 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए लोन लिया था, 20 दिन बाद मैं 100 करोड़ लेके जाऊंगा और RBI से अपनी सिक्योरिटी जो मैंने गिरवी रखी थी, जो कोलैटरल रखी थी, वो मैं वापस ले आऊंगा। तो दैट इज रेपो ट्रांजैक्शन। अब इसमें एक चीज जो याद रखने वाली वो है, रेपो ट्रांजैक्शन में यू कैन नॉट यूज SLR सिक्योरिटी।
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के अंदर जो आपने सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है, रेपो के लिए आप वो सिक्योरिटी उठा के गिरवी नहीं रख सकते हो। ये बेसिक चीज याद रखनी है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि बैंक्स आर इन अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल एक इंटर बैंक मार्केट होती है जहां पे एसबीआई पीएनबी से पैसे ले लेगा, पीएनबी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे ले लेगा। लेकिन कभी कभार ये जो इंटर बैंक मार्केट है यहाँ पे लिक्विडिटी मतलब पैसा वो ड्राई हो जाता है, मतलब पैसा अवेलेबल ही नहीं है, या फिर बैंक जो है दूसरे को लेंड नहीं करना चाह रहे। लेकिन आरबीआई कौन है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब कोई पैसा नहीं देगा तो आरबीआई दे देगा पैसा। आरबीआई को ये फंक्शन हमेशा पूरा करना होता है। इस फंक्शन के लिए आरबीआई ने बहुत सारी विंडो निकाली हुई है। उसमें से एक विंडो कौन सी है? एमएसएफ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जो रेपो है आपकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, इसके अंदर होता है आपका रेपो, इसके अंदर होता है आपका रिवर्स रेपो, ठीक है। और ये भी जो है शॉर्ट टर्म ही होती है, ठीक है। अब रिड्यूस वॉलेटिलिटी इन द ओवरनाइट लेंडिंग रेट। ओवरनाइट लेंडिंग रेट मतलब जो शॉर्ट टर्म होती है उसके अंदर एक एक दिन के लिए भी लोन लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एसबीआई हूँ, मैंने किसी बिजनेसमैन को प्रॉमिस कर दिया, हाँ जी शाम तक आप जो है 500 करोड़ रुपए का लोन मेरे से ले जाना। मुझे लग रहा था कि दिन दिन के अंदर डिपॉजिट आ जाएंगे मेरे पास, डिपॉजिट नहीं आए। लेकिन मैंने तो प्रॉमिस करा हुआ है इंडस्ट्रियल किसी हाउस को, तो मैं जो है पीएनबी को फ़ोन करूँगा, हाँ यार एक दिन के लिए 500 करोड़ रुपए दो, कल वापस ले लेना। तो वो है इंटरबैंक मार्केट। मैंने उससे पैसा लिया, इंडस्ट्रियल हाउस को दिया, कल मेरे पास आया, मैंने पीएनबी को वापस लौटा दिया। लेकिन जब इस मार्केट में वॉलेटाइल हो जाए इंटरेस्ट रेट, इस मार्केट के अंदर लेंडिंग बंद हो जाए, तब उसको ठीक करने के लिए आरबीआई ने निकाला हुआ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर जो बेसिक चीज हमने याद रखनी है वो ये रखना कि पहली बात तो ये रेपो रेट से ज्यादा रहता है, ठीक है। तो रेपो रेट मान लो अगर 4% तो ये 4.25, 4.5, 5% इस रेट पे पैसा मिलेगा। इसको जो है पीनल रेट भी बोला जाता है, क्योंकि ये रेट हाई रेट होता है रेपो रेट से। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि भाई आप नॉर्मली रेपो में ले लेते पैसा, उधार चाहिए था आपको, लेकिन आप एमएसएफ के अंदर ले रहे हो, तो इसका मतलब आपका बैंक थोड़ी सी प्रॉब्लम में, देयर इज सम काइंड ऑफ क्राइसिस इन द इंडस्ट्री। तो आरबीआई ने क्या अलाउ करा हुआ है कि व्हेन यू आर बोरोइंग अंडर एमएसएफ देन यू कैन यूज योर एसएलआर सिक्योरिटीज। आप अपनी एसएलआर की जो सिक्योरिटी है उसके बेस पे आप बोरो कर सकते हो। मतलब आपने एसएलआर की सिक्योरिटी उठाई और आप रेपो का दरवाजा खटखटाया आपने, तो एंट्री नहीं मिलेगी, रेपो ट्रांजैक्शन नहीं होगी एसएलआर सिक्योरिटी से। लेकिन एमएसएफ के अंदर आप एसएलआर की सिक्योरिटी उठाओगे और एमएसएफ की विंडो में जाओगे, बोलोगे ये लो सिक्योरिटी, पैसा दो, तो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज हमने याद रखनी है, दैट एसएलआर सिक्योरिटीज कैन बी यूज्ड। अब इसके बाद कॉल मनी, नोटिस मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। कॉल मनी क्या होता है आपका? बहुत शॉर्ट टर्म। कॉल मनी में ओवरनाइट बेसिस मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन एक्सेट्रा। नोटिस मनी के अंदर 2 days एंड 14 days। तो ये 2 दिन जो है आपके 2 14 days, यहाँ पे अगर बोरो करना है तो उसे हम नोटिस मनी मार्केट बोलेंगे। अगर आपको एक दिन के लिए पैसा चाहिए तो हम उसे कॉल मनी मार्केट बोलेंगे। तो यहाँ पे बेसिक चीज क्या है कि आरआरबी वर नॉट अलाउड टू एक्सेस लैफ, एमएसएफ एंड कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट। बट नाउ रीजनल रूरल बैंक्स को अलाउ कर दिया है आरबीआई ने दैट दे कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, दे कैन एक्सेस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड दे कैन एक्सेस कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट। ये बेसिक चीज हमें याद रखनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे से जितनी जल्दी हो सकेगा मैं बाकी के लेक्चर्स अपलोड कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।